पार्टनर में। तो बेसिकली हम पेपर सॉल्व कर रहे थे LDC AEN 70% कोटा दैट इज कंडक्टेड बाय SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑन द डेट 12 अगस्त 2022। तो इस पेपर का जो है हमने कुछ पोर्शन देख लिया था, जनरल इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल सेक्शन को देख लिया था, और साथ में हमने राजभाषा सेक्शन को भी कवर कर लिया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कुछ हम टेक्निकल पोर्शन के क्वेश्चंस हैं और कुछ फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस को हम जो है तो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, FLS का पूर्ण रूप क्या है? FLS का पूर्ण रूप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLS? ओके, जैसा कि आपको पता है, रेलवे हैज़ अ वेरियस टाइप ऑफ सर्विस। सपोज फॉर आपको गेज कन्वर्जन करना है, ठीक है, अंडर यूनिफॉर्म गेज पॉलिसी आपको गेज कन्वर्जन करना है, या आपको डबलिंग करना है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है ट्रैफिक का, तो इस केस में डबलिंग की नीड है, ठीक है, ऑन एग्जिस्टिंग ट्रैक। तो या फिर आपको सपोज यार्ड रिमॉडलिंग करना है, या आपको पैसेंजर टर्मिनल बनाना है, तो इन सब के लिए क्या है, हमको वेरियस टाइप्स के सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरियस सर्विस दैट इज़ कैरीड आउट in Indian Railways like RECT that is Reconnaissance Engineering cum Traffic Survey, okay, PECT that is Preliminary Engineering cum Traffic Survey, okay, and FLS that is Final Location Survey. So FLS is nothing but a railway survey, ठीक है। So option number C is the right answer, that is Final Location Survey, ठीक है। तो फाइनल लोकेशन सर्वे सभी को याद रहना चाहिए, दैट इज व्हाट फाइनल लोकेशन सर्वे इज द फुल फॉर्म ऑफ FLS। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ कर्वेचर शुड बी टेकन एज एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ। सो डिग्री ऑफ कर्वेचर शुड बी टेकन एज एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ, that is what 30.5 meter. Option number B is the right answer, that is 30.5 meter. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, that is grade compensation for curves allowed on BG that is broad gauge should be ordinarily 0.04% of degree of curvature, 0.03% of degree of curvature, 0.02% of degree of curvature, 0.015% of degree of curvature. तो ग्रेड कंपनसेशन फॉर कर्व्स अलाउड ऑन BG इज 0.04% ऑफ डिग्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो BG के लिए कितना है 0.04%, और मीटर गेज के लिए कितना है 0.03%, और नैरो गेज के लिए कितना है दैट इज 0.02% डिग्री ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पे, सेंट्रल लाइंस फाइनली लोकेटेड शुड बी मार्क्ड आउट बाय पेग्स एट एवरी 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर एंड 20 मीटर। सो यहाँ पे जो सेंट्रल लाइंस फाइनली लोकेटेड शुड बी मार्क आउट बाय पेग एट एवरी व्हाट 20 मीटर, एट एवरी 20 मीटर देयर शुड बी अ मार्किंग ऑफ सेंट्रल लाइंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है, फॉर स्टेशन रिक्वायरिंग अ स्पेशल डिज़ाइन अ प्लान ऑफ द स्टेशन यार्ड टू स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फिफ्थ का ए नंबर जो है तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे, शॉर्टक्रिट और ग्रेनाइट किस तरह की मरम्मत के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर रिपेयरिंग हैवी क्रैक्स ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर, स्पाल्ड कंक्रीट सरफेसेस और ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली है माइनर क्रैक्स के लिए है, तो माइनर क्रैक्स ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर आ गया, हैवी के लिए तो नहीं है यहाँ पे, तो डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे स्पाल्ड कंक्रीट सरफेसेस के लिए जो है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज स्पाल्ड कंक्रीट सरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। लॉस ऑफ चैम्बर इन ब्रिज कैन बी मेनली एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, तो लॉस ऑफ चैम्बर, जो ब्रिजेस में लॉस ऑफ चैम्बर है, इसका मेन 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 क्या मतलब है यहाँ पे। सो ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ मेंबर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही है। ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ जॉइंट रिवेट्स, बिल्कुल सही है। एंड लूज रिवेट्स, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर फॉर लॉस ऑफ चैम्बर इन ब्रिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे ग्राउटिंग प्रेशर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ग्राउटिंग प्रेशर फॉर सीमेंट शुड बी, तो यहाँ पे जो ग्राउटिंग प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 to 4 kg/cm²। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 2 to 4 cm/kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जैकेटिंग की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस ऑफ जैकेटिंग। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ जैकेटिंग कितना होना चाहिए, दैट इज 150 mm। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 150 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेटलाइजिंग ऑफ स्टील गर्डर्स। तो बेसिकली यहाँ पे स्टील गर्डर्स को मेटलाइज करने के लिए जो एल्यूमिनियम को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम, स्टील, कोबाल्ट, निकल, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। विच एस्पेक्ट्स ऑफ टनल शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ टनल। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ टनल कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए। ठीक है, सो पोर्टल्स एट ईदर एंड्स, टनल वॉल्स, लाइनिंग एंड रूफिंग, ड्रेनेज, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो हैं इनको कवर करना चाहिए, इसलिए डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द एवरेज थिकनेस ऑफ मेटलाइजिंग। जैसे कि यहाँ पे देखा अपन ने एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं मेटलाइजिंग में, तो इसके लिए इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो 115 माइक्रॉन, 120 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस केस में जो इसकी थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 150 माइक्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 150 माइक्रॉन। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है ORN के बारे में। व्हाट इज ORN। अगर हम यहाँ पे ORN की बात करें, ORN इज नथिंग बट अ ओवरऑल रेटिंग नंबर। तो यहाँ पे रेलवेज जो होता है, बेसिकली रेलवेज हैज़ अ 3 रेटिंग फॉर इट्स ब्रिजेस। ठीक है, ORN 1, ORN 2 एंड ORN 3। ठीक है, तो यहाँ पे ORN 1, ORN 2 और ORN 3 जो रेलवेज रेटिंग प्रोवाइड करता है उसका मीन्स क्या है। अगर किसी को ORN 1 मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ, और ORN 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, और ORN 3 है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ORN 1 का मीन्स है बेसिकली रेलवे ब्रिजेस विथ ORN 1 रेटिंग रिक्वायर्स रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन इमीडिएटली। उसको रिबिल्ड करना और उसका रिहेबिलिटेशन करना उसकी तुरंत की आवश्यकता है ना, दैट इज इमीडिएट प्रोसेस। ORN 1 रेटिंग रिक्वायर्स रीबिल्डिंग रिहेबिलिटेशन इमीडिएटली। ओके, ORN 2 रेटिंग की अगर बात करें, यहाँ पे ORN 2 रेटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिबिल्ट और रिहेबिलिटेड ऑन द प्रोग्राम्ड बेसिस। ठीक है, ORN 1 में इसको जो है तो इमीडिएटली क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है। ORN 2 ऑन द प्रोग्राम्ड बेसिस। ओके, और ORN 3 की बात करें अगर, तो ORN 3 ब्रिजेस रिक्वायर मेजर और स्पेशल रिपेयर्स। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस लिखा हुआ है यहाँ पे। ORN 1 की बात करें अगर, तो ब्रिज रिक्वायर्ड नो रिपेयर्स, ब्रिज रिक्वायर्ड इमीडिएट रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ORN 1, ORN 2 और ORN 3। ओके,
So all bridges assigned with ORN1 rating are to be inspected by CBE, and some of the bridges assigned with ORN2 rating may also be inspected by CBEs to revise or confirm the rating. ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। पूछा जा रहा है आई इनिशियल इंस्पेक्शन फॉर PSC गर्डर्स ऑब्लिक बिल्डेड गर्डर्स ब्रिजेस एज पर IRBM। तो एज पर IRBM जो इनका इंस्पेक्शन है, इनिशियल इंस्पेक्शन, वह कैसा होना चाहिए? विद इन 1 ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, विद इन 1 ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, दैट इज पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ PSC एंड कॉम्पोजिट गर्डर्स। तो जो बेसिकली पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ PSC एंड कॉम्पोजिट गर्डर्स वह होता है कब? वंस इन अ 5 ईयर, वंस इन अ 5 ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और पीरियोडिकल इंस्पेक्शन जो वेल्डेड गर्डर्स होते हैं उनका वंस इन अ 3 ईयर्स होता है, वंस इन अ 3 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंशियल एरिया हाउस होल्ड कंजम्पशंस फॉर ऑफिसर्स एंड स्टाफ पर हेड। तो बेसिकली अभी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री महुआ जिसको बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स जो है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट जो है अभी प्रेजेंट में 135 लीटर्स है। लेकिन यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशंस फॉर ऑफिसर्स एंड स्टाफ पर हेड की बात करें अगर, तो इसके लिए जो यहाँ पे मिनिमम वाटर कंजम्पशन है दैट इज़ व्हाट? ऑप्शन नंबर 8 200 लीटर, 200 लीटर। 16 का ए है, ओके, 16 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर सप्लाई इज कंसिडर टू रीच द सीवर्स। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें तो 80% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 80%, दैट इज 80%। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कलर वॉशिंग ऑफ एक्सटीरियर प्लास्टर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। 5012 900 mm के सीवर व्यास के लिए मैनहोल की दूरी कितनी रखनी चाहिए? स्पेसिंग ऑफ मैनहोल फॉर सीवर डायाफ 5012 900 mm। तो इस केस में जो स्पेसिंग है वह कितना होना चाहिए? 90 मीटर। कितना होना चाहिए? 90 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ टू फेस प्लेटफॉर्म्स द platform surface should have a slope of dash dash away from the center of platform up to the coping of either side। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म के लिए जो हमारा डायमेंशंस हैं, इन द केस ऑफ टू फेस प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म सरफेस शुड हैव अ स्लोप ऑफ व्हाट? 1 in 60 away from the center of the platform up to the coping on either side। ओके, अगर यही बात करें अगर इन केस ऑफ सिंगल फेस प्लेटफॉर्म, जैसे अभी टू फेस प्लेटफॉर्म था, तो इन द केस ऑफ सिंगल फेस प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म सरफेस शुड हैव अ स्लोप ऑफ 1 in 60 away from the coping up to the edge of the bump with the bump and the slope of the platform filling being protected by turfing or pitching as considered adequate। Okay, and the ends of the platform should be provided with ramps at a slope not steeper than 1 in 6। तो ये कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म जो है, तो उसका हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू लेवल, हाई लेवल कब कहलाएगा? फॉर BG केस अगर बात करें, अगर वह 760 mm अबव रेल लेवल है, तो इस केस में वह हाई लेवल कहलाएगा। लो लेवल कब कहलाएगा? अगर वह 455 mm अबव रेल लेवल है, तो इस केस में वह लो लेवल कहलाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1/60। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कलर वॉशिंग ऑफ एक्सटीरियर प्लास्टर्ड सरफेस ऑफ ऑफिसर्स बंगला एरिया हैविंग रेनफॉल लेस देन 150 सेंटीमीटर और 1500 mm पर ईयर। ठीक है, तो वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 2 ईयर, वंस इन अ 3 ईयर, वंस इन अ 4 ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज वंस इन अ 2 ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज वर्कशॉप, रनिंग शेड्स, पीएफ कवर्स बाय एएन 1/5 every year on program basis, 1/4 every year on program basis as per requirement, none of the above. So option number A is the right answer, that is 1/5 every year on program basis. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई एक्ट। ठीक है, तो पीपीई एक्ट इज नथिंग बट अ व्हाट, पीपीई एक्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट पब्लिक प्रीमाइसेस, दैट इज व्हाट पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स एक्ट 1971। पीपीई एक्ट 1971 का मतलब हुआ पब्लिक प्रीमाइसेस, जो पब्लिक प्रीमाइसेस है वहाँ से किसको, अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स हैं उनको एविक्शन कराना है, उनको खाली, जो इन्होंने इनक्रोच करके रखा हुआ है, तो उस अतिक्रमण को क्या करना है, एविक्ट करना है, खाली करना है। तो उसके लिए जो है पीपीई एक्ट 1971 लाया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट। ठीक है, एविक्शन ऑफ व्हाट, इलीगल और अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। यहाँ पे यहाँ पूछा जा रहा है क्या, कैटेगरी ए टाइप इंक्रोचमेंट इज। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, जैसे कि पीपी एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पब्लिक प्रीमाइसेस में जो भी इंक्रोचमेंट हो गया है उसका क्या करेंगे, एविक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एविक्शन जो इंक्रोचमेंट है उसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो कैटेगरी ए की बात करें अगर, तो कैटेगरी ए में बेसिकली कौन आते हैं, इंक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर्स, इंक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर्स रिमूवल ऑफ विच रिक्वायर्स एक्शन अंडर पीपीई एक्ट। ठीक है, तो जो आउटसाइडर्स के द्वारा क्या कर लिया गया है, इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, और उसके उनको हटाने के लिए जो है यहाँ पे पीपीई एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कैटेगरी ए टाइप। कैटेगरी बी टाइप में क्या होता है, इंक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर्स, यहाँ भी आउटसाइडर्स के द्वारा इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डू नॉट रिक्वायर्ड व्हाट एक्शन अंडर पीपी एक्ट, यहाँ पे पीपी एक्ट के अंडर में एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड बाय हॉकर्स, मान लो किसी ने क्या किया है, टेम्परेरी ऑक्यूपेशन कर लिया गया है, और यूजिंग रेलवे लैंड फॉर कैटल, काउ डंग। ठीक है, और रिफ्यूज, तो इस केस में जो है यहाँ पे जो है इसको कैटेगरी बी में रखा जाएगा। कैटेगरी सी की बात करें तो इंक्रोचमेंट बाय रेलवे स्टाफ इन फॉर्म ऑफ टेम्परेरी हट्स। ठीक है, किसी ने, रेलवे स्टाफ ने ही किसी ने जो है तो झोपड़ी बना ली है। ठीक है, तो इंक्रोचमेंट बाय रेलवे स्टाफ इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेरी हट्स। और कैटेगरी डी की बात करें तो इंक्रोचमेंट बाय रेलवे स्टाफ हु हैव बीन अलॉटेड रेलवे अकोमोडेशन। ठीक है, जिसको रेलवे अकोमोडेशन अलॉट है बाय वे ऑफ एडिशंस टू स्ट्रक्चर्स, उसने अपना कुछ एक्सटेंशन कर लिया है, कुछ भी अनऑथराइज यूज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशंस, तो इन सब के लिए जो है तो वह कैटेगरी डी के अंतर्गत आएगा। तो बेसिकली कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जो है तो आउटसाइडर्स के लिए है, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी जो है वो रेलवे स्टाफ के लिए है। ठीक है, कैटेगरी ए जो है, बेसिकली कैटेगरी ए की बात करें तो कैटेगरी ए टाइप का जो इंक्रोचमेंट है दैट इज अट हार्ड टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट, और कैटेगरी बी, सी एंड डी टाइप का इंक्रोचमेंट जो है दैट इज व्हाट सॉफ्ट टाइप्स इंक्रोचमेंट। तो यहाँ से अगर कैटेगरी ए की बात करें तो कैटेगरी ए इज अ हार्ड टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिकली क्या एडवांटेज है, प्रमोट्स एडिकेसी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है।
मिटिगेट्स द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव्स ग्राउंड वाटर लेवल, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 35 मीटर क्यूब कंक्रीट का उत्पादन किया जाता है, इफ 35 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ कंक्रीट क्यूब शुड बी टेकन। तो अगर हम बात करें एज पर IS 456 कोड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, तो एज पर IS 456 कोड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग विल बी व्हाट, मिनिमम सैंपल्स ऑफ क्यूब पर मीटर क्यूब कंक्रीट क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर कैसा है 1 to 5 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो उसका 1 सैंपल, ठीक है। और अगर 6 to 15 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो 2 सैंपल, और अगर 16 to 30 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो 3 सैंपल, और अगर 31 to 50 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो उसका 4 सैंपल यहाँ पे हमको लेना है। और फॉर ग्रेटर देन 51 मीटर क्यूब कंक्रीट है अगर, तो 4 + 1 सैंपल, ठीक है। फॉर एवरी 50 मीटर क्यूब 1 सैंपल एडिशनल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जैसे कि 35 मीटर क्यूब कंक्रीट है यहाँ पे, ये प्रोडक्शन किया जा रहा है, दैट इज़ व्हाट, फॉर 31 to 50 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए मैंने बताया आपको 4 सैंपल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली कितने कंक्रीट क्यूब लेने हैं यहाँ पे 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 4। तो इस तरह से हमने टोटल इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस देखे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है तो मेरे चैनल पर इनेबल है। अगर मेरा किया हुआ वर्क आपके लिए बेनिफिशियल लगता है या आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला लगता है या एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ उस पर कंट्रीब्यूट करें। और यह कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वॉलंटरी है, आप अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी 5, 10, 15, 20 जो भी करना है कंट्रीब्यूट, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।